हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न करने जा रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है एक बड़ा सा प्रश्न है, तो इसको आपको बड़े ही धैर्य के साथ में देखना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पे आकृति बनाएंगे और बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए, इसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज तो आप सभी जानते हैं, जिसका एक कोण समकोण होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें समकोण यहाँ पे बनेगा, ये जो कॉर्नर है, ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण और ये पूरा का पूरा जो है समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें हम ABC नाम देने से पहले यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, जिसमें कोण C समकोण है। तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे समकोण जो है, यहाँ पे आपको बिंदु C निश्चित करना होगा। ये क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे हमें दिया गया है। इन्होंने ये बोला है कि त्रिभुज ABC तो है, लेकिन C पर समकोण बना हुआ है। ये यहाँ से हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है कि जहाँ पे 90 अंश बना हुआ है वहाँ पे हम बिंदु C नाम दे देंगे। तो इतना तो हमने कर लिया। बाकी बचा क्या, C के अलावा क्या बचा, A और B। तो हम A और B कहीं भी दे सकते हैं। तो हम क्रम बनाने के लिए यहाँ पे दे देते हैं A, यहाँ पे नाम दे देते हैं B, तो ये हो जाएगा C। तो हो गया ना ABC, तो एक क्रम बन गया, चक्रीय क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें कोण C पर समकोण है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बोला गया है कि बिंदु M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो समकोण की, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये हो जाएगा, ये AB जो आपको भुजा दिख रही है ना, ये कर्ण कहलाएगी। अब इसमें ये बोला गया है कि AB का मध्य बिंदु, AB ये है ना, तो इसका मध्य बिंदु यानी इसका बीचों बीच वाला हिस्सा, इसे हम मध्य बिंदु नाम दे देते हैं। AB का बिल्कुल बीच का हिस्सा। तो इन्होंने ये बोला है कि M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं M। तो इतना भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि C को M से मिलाकर, C कहाँ पे है, ये है, तो C को कैसे मिलाना है, M से मिलाना है। तो हमने क्या किया, C को M से मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे ये मिला दिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, C को M से मिला दिया है। अब इसे और आगे बढ़ाना है D तक। तो हमने क्या किया, और आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM। जितनी ये होगी उतनी ही आगे होनी चाहिए। तो हमने इसको आगे बढ़ाया और तब तक आगे बढ़ाते रहना है जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए। जितनी ये भुजा है ना M से लेके C तक, उतनी ही ये होनी चाहिए। तो हमने थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दिया, इतना। अब लगभग ठीक है, इतना हमने बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पे हमने बिंदु D नाम दे दिया। ये देखिए, हम यहाँ पे बिंदु D नाम दे देते हैं। तो जितना DM है, ये देखिए D से लेके M तक जितना DM है उतना ही ये CM होगा। तो हमने कहा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, D से लेके M तक, और फिर यहाँ पे M से लेके C तक, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बिल्कुल बराबर। ये हमने किया। आगे लिखा है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया। अब ये जो बिंदु D है, इसे कहाँ मिलाना है, बिंदु B से। तो ये देखिए, हमने D को B से मिला दिया। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही, तो देखिए आकृति 7.23, तो वैसे ही बन चुकी है आकृति। ठीक है, तो बस हमने इतना ही किया है, और जो आपको बुक में आकृति दी गई है आप देख सकते हैं, वैसी ही आकृति यहाँ पे बन चुकी है। तो इतना हो गया। अब क्वेश्चन में आगे लिखा क्या है उसको समझ लेते हैं। हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज AMC, यहाँ पे आप देख सकते हैं AMC एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा इस तरफ, ये इतना हिस्सा AMC, ये वाला त्रिभुज है ना, और AMC और BMD, यहाँ पे आपको ये वाला त्रिभुज भी दिख रहा होगा BMD। तो इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हमें निकालनी है, पहली ये चीज़ है। दूसरा हमें ये बताना है कि DBC एक समकोण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि DBC ये वाला पूरा, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, पूरा कोण इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें बताना है। हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा कोण है, ये और ये पूरा का पूरा,
ये 90 अंश हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। आगे लिखा है कि डी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी। ये देखिए डी बी सी कहाँ पे है, डी बी सी यानी ये बड़ा त्रिभुज, ये देखिए डी बी सी आपको दिख गया होगा ना। ये किसके सर्वांग सम, ए बी सी के, ये देखिए ए बी सी, तो इन दोनों में भी हमें सर्वांग सम था। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम संक्षेप में बोलें तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में सर्वांग समता निकालनी है। दूसरे नंबर पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण बी भी समकोण होगा, अगर ये समकोण है तो ये भी होगा। और तीसरा हमें ये प्रूव करना है कि ये बड़ा त्रिभुज डी बी सी, ये बड़ा त्रिभुज इसके बराबर है, यानी इसके सर्वांग सम है ए बी सी के, यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला देख रहे हो ना आप, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। ये हमें तीन चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब हम इसको हल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि क्या हो रहा है और कैसे इसको करना है। अगर ये परीक्षा में भी आ जाता है तो भी आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण सी समकोण है, ठीक है, और एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये सब चीज़ें हमें दी गई हैं तो हम इसी में से देख के लिख लेंगे, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। और डी एम बराबर सी एम दिया गया है, ये भी तो अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पाते हैं अलग तरीके से तो आप यही पूरा छाप सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख पाएँ, जैसे कि इसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें कोण सी समकोण है। अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बस इधर उधर जाके, एकदम से आप पूरा अलग नहीं कर सकते, जो उसमें दिया गया है आपको वही लिखना पड़ेगा। तो बस हिंट यहाँ से आपको मिलेगी पूरा। अगर आप अलग से नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अलग अलग लाइन में ये पूरी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को देखकर लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। आगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसमें दिया गया है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है और सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे, ए बी का मध्य बिंदु एम है तथा डी एम बराबर सी एम।
जितना ए एम होगा उतना ही तो बी एम होगा, होगा कि नहीं होगा। ए एम आता है हमारे पहले त्रिभुज में ए एम सी में, और बी एम आता है त्रिभुज डी बी एम में, है ना। तो इसलिए या बी एम डी में, इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ए एम सी की भुजा, ए एम सी की भुजा ए एम बराबर होगी यहाँ पे बी एम डी त्रिभुज की एम बी भुजा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम बी या बी एम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम बी। कहने का मतलब है कि ए एम एम बी के बराबर होगी। अब रीजन देते हैं कि क्यों होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम है, मध्य बिंदु एम है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो आप साइड में जाके इतना भी लिख सकते हैं कि दिया है, और यदि आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम है, और ये हमें क्वेश्चन में अच्छे से दिया गया है। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें ये भी तो दिया गया है कि डी एम बराबर एम सी। अब आप कहोगे कहाँ पे दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने दिया है, मैं लिखा भी है डी एम बराबर सी एम, लिखा है कि नहीं, डी एम बराबर क्या, सी एम। तो यही तो है डी एम बराबर सी एम। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, डायरेक्ट लिखा भी है कि डी एम बराबर सी एम। इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी एम बराबर सी एम। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि हमारा त्रिभुज जो ए एम सी है उसमें सी एम आता है कि नहीं। त्रिभुज ए एम सी में ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें सी एम आता है, और यहाँ पे यदि हम बात करें त्रिभुज हमारा बी एम डी जो है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये डी एम आता है। तो त्रिभुज ए एम सी की एक भुजा जो सी एम है ना, वो त्रिभुज डी एम बी के या एम बी डी के डी एम के बराबर है। तो ये भी एक समानता है दोनों त्रिभुजों में। पहली समानता ये भुजा इसके बराबर है, दूसरी समानता ये भुजा इसके बराबर है। दोनों त्रिभुजों में दो समानताएं मिल चुकी हैं। तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे देखिए सी एम बराबर, हम क्या लिखेंगे, सी एम बराबर क्या होगा, एम डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम डी या डी एम, और ये हम लिखेंगे दिया है। ओके, ये हमें दिया गया है सी एम बराबर एम डी या डी एम, एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये भी हमें दिया गया है। अब क्या बचता है, जो बराबर है दोनों में। अगर हमें तीसरी विशेषता और मिल जाती है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे। तो तीसरी विशेषता तो हमें सामने से ही दिख रही है। यदि आप ध्यान लगाएं कि जो हमारा त्रिभुज ए एम सी है, जो हमारा त्रिभुज ए एम सी है, उसमें ये कोण जो बनता है हमारे त्रिभुज बी एम डी के इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा आपको अच्छे से पता है, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब आपस में टकराती हैं तो चार कोण बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हम पहले त्रिभुज ए एम सी के कोण को इसको बताएंगे। तो कैसे लिखोगे, चूंकि कोण बता रहे हो ना, तो इसलिए कोण का साइन बनाओगे पहले। तो ये हो गया कोण, और चूंकि बीच में एम बताना होगा तो आप ऐसे लिखोगे ए एम सी। तो आ गया ना ये, तो आप लिखोगे कोण ए एम सी जो है वो बराबर है, किसके बराबर होगा, ये वाला जो है। तो इसको कैसे लिखोगे, डी एम बी। तो कोण डी एम बी, और ये क्या लिखोगे, क्यों बराबर है, ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। तो इस तरीके से हमने लिखा, शीर्षाभिमुख कोण है। ये देखिए, चलिए ये तीन विशेषताएं मिल चुकी हैं। तो अब हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है। इस सर्वांगसमता का चिन्ह बना दिया त्रिभुज बी एम डी के। अब इसमें सर्वांगसमता की कौन सी शर्त लगी है, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये कोण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे पहले भुजा, फिर बीच में आता है कोण, फिर भुजा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक है, सर्वांग समता से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्वांग समता से, ठीक है। तो ये हमने भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों को सर्वांग सम यहाँ पे सिद्ध किया है। तो ये हो गया यहाँ पे सिद्ध, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सिद्ध हो गया है। लेकिन
इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब कि जितना त्रिभुज ए एम सी है उतना ही बिल्कुल डी एम बी है या एम बी डी है। मतलब ये वाला त्रिभुज की माप जितनी है उतनी ही ये वाले त्रिभुज की है। समझ रहे हैं ना आप कि जितनी माप इस त्रिभुज की है, ये आपको जितने में मैंने यहाँ पे ये छायांकित किया हुआ है, जितनी माप इसकी है उतनी ही माप बिल्कुल इसकी होगी। ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। यदि इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये इसको अच्छे से ढक लेगा और बिल्कुल बराबर बराबर ढकेगा। तो इससे पता चलता है कि इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये और ये तो अपने आप ही बराबर हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? तो इसे बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी जो ये डीवी और एसी भुजाएं हैं ये भी बराबर ही होंगी, जो कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम आगे लिखेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये जो डीबी है, पहले तो त्रिभुज हम लिए थे ये वाला, तो हम लिखेंगे जो एसी है, तो हम लिखेंगे कि जो एसी है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये डी बी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये डी बी के बराबर होगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के बाकी सभी अवयव बराबर होते हैं, इन्हें हम संगत अवयव कहते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव हैं, तो इसके हम शॉर्ट में लिखते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। तो ए सी बराबर हो गया क्या? डी बी। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा जो सिद्ध करने का था वो हमने कर दिया, ये वाला है ना, तो इसे हम इस तरीके से सिद्ध कर चुके हैं। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है कि कोण डी बी सी एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। डी बी सी कहाँ पे है? आइए पहचानते हैं। डी बी सी ये वाला जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये पूरा कोण, ये आधा नहीं, ये इतना बस नहीं, केवल इतना बस नहीं, केवल ये इतना नहीं, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें 90 जो है ये सिद्ध करके बताना है कि ये 90 अंश है। अभी है नहीं, लेकिन सिद्ध करना है कि ये है कि नहीं है, और है तो कैसे है, ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, आइए देखते हैं। तो हम इसको सेकंड नंबर भी कह सकते हैं और इसको हम फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे हमने प्रूव किया है सर्वांग सम, अब हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हमें ये दिमाग लगाना है कि ये जो 90 है ये पूरा, ये किस त्रिभुज में आता है? तो डी बी सी के, क्योंकि पूरा 90 अंश बनेगा तो इसमें तो हमें पूरा त्रिभुज लेना होगा जिसमें 90 अंश पूरा आ जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ किस लाइन को टच करता है? ये वाली लाइन को। तो यहाँ डी से कनेक्ट है तो डी, और यहाँ पे किस लाइन को टच करता है? यहाँ पे, तो ये बी सी। तो त्रिभुज कौन सा हो गया? डी बी सी, है ना। तो अब इसके समान कौन सा त्रिभुज है? तो इसके अपोजिट है, ये देखिए ए बी सी। आप देख रहे होंगे ये ए बी सी त्रिभुज और ये डी बी सी त्रिभुज, दोनों को आपस में मिला दिया है तो ये आकृति बन चुकी है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये है डी बी सी, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, है ना। तो ये दो त्रिभुज हमें लेने होंगे। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें 90 जब भी सिद्ध करना है तो ये देख लेना है कि 90 किस त्रिभुज में आ रहा है। इसमें तो पहले से 90 दिया गया है, इसमें 90 सिद्ध करना है और इसमें 90 दिया हुआ है। तो जिसमें दिया हुआ है वो त्रिभुज तो हमें मालूम है, ए सी बी है, ये वाला त्रिभुज, या ए बी सी कैसे भी पढ़ सकते हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं क्योंकि। तो ए बी सी, लेकिन इसमें 90 जिसमें प्रूव करना है वो त्रिभुज भी हमें लेना होगा जिसमें हमें 90 अंश दिखाना है। तो वो कौन सा होगा? डी बी सी, क्योंकि 90 इसमें इतने में तो बन नहीं जाएगा, 90 तो बनेगा पूरे में, इतने में बनेगा, तो आपको लेना पड़ेगा डी बी सी। ओके, क्लियर है ना? कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं ये तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब हम वही त्रिभुज लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी साइड के त्रिभुज ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पुनः चित्र से, पुनः चित्र से। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब कौन सा लेना है आप बताइए? ए बी सी तो हमने ले लिया, क्या आप बता सकते हैं? डी बी सी, कौन सा लेंगे? त्रिभुज डी बी सी में। ओके, बिल्कुल आसान है, बस समझने में थोड़ा टाइम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें वो जड़ से समझ में आ जाए पूरा का पूरा। अब देखिए ए बी सी है, तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, केवल ए बी सी त्रिभुज की बात करें, तो उसकी ये वाली जो भुजा है ना, ये दूसरे त्रिभुज की यानी कि डी बी सी त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। अब आप कहोगे कैसे? हम सिद्ध कर चुके हैं ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, जो छायांकित है ना, ये त्रिभुज कैसे थे? सर्वांग सम थे। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब कि ये क्या हो रहा है कि ये भुजा हमारे त्रिभुज एबीसी की भी भुजा है,
इसलिए ये भुजा इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर्वप्रथम AC तो डी बी के बराबर है। AC किसके बराबर है? DB के बराबर है। और कोष्टक में क्या लिखेंगे? सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्ध कर चुके हैं। ये देखिए, तो इतना तो हमें पता चल जाता है। दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि हमारा त्रिभुज ABC जो है वो भी BC पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ABC BC पर टिका है ना। और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो हमारा DBC है ये भी BC पर ही है। आप देख लीजिए, यानी दोनों त्रिभुज BC पर ही है। तो BC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की जो BC है वो बराबर है। BC बराबर BC, और हम यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस तरीके से हमें ये भी मालूम पड़ जाता है। इसके बाद हमें तीसरी समानता देखनी है। तो तीसरी समानता आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि AB का मध्य बिंदु M है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो DM बराबर MC हमें दिया गया है, या DM बराबर CM हमें दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम AB का मध्य बिंदु मान लीजिए AB हमारी 4 सेंटीमीटर थी। थोड़ा सा समझना कि अगर AB 4 सेंटीमीटर थी तो इसका मध्य बिंदु यदि M है तो ये 2 हो जाएगी और ये 2, यानी कि AM भी 2 हो जाएगा और MB भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान से समझना है, क्योंकि AB कितनी थी? 4 थी। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें यहाँ पे भी, तो M से ही यहाँ पे हमें बताया गया है कि DM और MC, यानी कि ये बराबर पहले से हमें दिया गया है कि CM DM के बराबर है। CM क्या है? DM के बराबर है। और हमें ये पता है कि ये इसके बराबर है, क्योंकि और ये वाली इसके बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखने लायक बात ये है कि ये देखिए 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, और ये कोण दोनों में बराबर हैं। और आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये वाली और ये वाली, ये भी बिल्कुल बराबर हैं। तो जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ होगी। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी, कहने का मतलब है कि AM MB के बराबर है और DM CM के बराबर है। तो ये चारों चीज़ें आपस में कितनी होंगी? बराबर होंगी, बिल्कुल, है ना। तो अब हम कहेंगे कि तो ये भी 2 और 2 कितनी होगी? 4। ये भी 2 और 2 कितनी होगी? 4। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो त्रिभुज है DBC, इसकी जो DC भुजा है ये त्रिभुज ACB की AB भुजा के बराबर, यानी कि AB भुजा और DC भुजा आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमने त्रिभुज पहले लिया है उसकी भुजा हो जाएगी AB, और जो हमने दूसरा त्रिभुज लिया है DBC, इसकी जो भुजा हो जाएगी वो होगी DC। ये आपस में कैसी होंगी? बिल्कुल बराबर। और इसके लिए हमें सिंपली रीजन देना होगा कि चूंकि AM बराबर क्या होगा? CM। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं इसलिए सब चीज़ें बराबर हैं। चूंकि AM बराबर CM, ठीक है। अब हम कहेंगे कि 3 जो त्रिभुज हैं दोनों, इसमें 3 समानताएं हमें मिल चुकी हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DBC, और ये भुजा भुजा भुजा, तीनों चीज़ें भुजा ही है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इस हिसाब से यदि हम संगत अवयव की बात करें, ये तो हमें त्रिभुज पता चल गया कि DBC, यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे जो DBC है, ये वाला त्रिभुज DBC, ये बिल्कुल बराबर हो गया हमारे त्रिभुज ABC के। ये देखिए ABC के। तो इसका मतलब ये है कि जब ये बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और यहाँ पे यदि खास बात ये है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे त्रिभुज DBC में, ये जो B पर समकोण बना हुआ है, ये त्रिभुज ABC पर जो समकोण बना है उसके बराबर है। तो यहाँ पे समकोण बना है तो यहाँ पे भी क्या होगा? समकोण। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितना कोण होगा उतना ही कोण ये वाले त्रिभुज में होगा। अगर हम इनको अलग से आकृति के रूप में समझें, यहाँ पे यदि हम देखें तो मान लेते हैं कि जो DBC त्रिभुज है ये यहाँ पे ये है और ABC ये है। तो इसका देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर निकल चुकी है, ये वाली इसके बराबर, और BC तो दोनों में है ही, तो वनिष्ठ हो जाए। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो दिया गया है कि C पर 90 डिग्री है, पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो B पर भी 90 डिग्री सिद्ध हो गया। बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण C, ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत अवयव होंगे कि अगर कोण B और कोण C भी बराबर होंगे। ये तो पहले हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। लेकिन यहाँ पे कोण C जो है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु कोण C बराबर 90 अंश, है ना। तो इसलिए कोण C जब 90 है तो कोण B भी कितना होगा? कोण B 90 डिग्री। ये हो गया सिद्ध। ये दूसरा सिद्ध हो चुका है। अब हम बात करेंगे तीसरे सिद्ध की।
तो हम हेडिंग डाल लेंगे तीसरा और देखते हैं कि तीसरे नंबर पर हमें क्या सिद्ध करना है। तो तीसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो इसमें लिखा है कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB। और अगर हम यहाँ पे देखें तो DBC कौन सा त्रिभुज है, DBC यही त्रिभुज रेड वाला जो बड़ा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इसके पहले। और ACB वही त्रिभुज है ACB जो हम पहले से ही सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, और उन दोनों त्रिभुजों के माध्यम से हमने कोण B जो है 90 डिग्री निकाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, लेकिन हम अलग से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अलग से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग से करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ, क्योंकि ये अलग से यदि आ जाता है मान लीजिए तो कैसे करोगे, इसके लिए हमें चीज़ें क्लियर करनी होंगी। तो हमने हेडिंग लगा दी, जो त्रिभुज हमें लेने हैं DBC और ACB। अब चित्र साइड में रखा, बहुत ही आसान है। DBC, इसकी ये भुजा जो है DB ये AC के बराबर है, ये हमें दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे या सिद्ध कर चुके हैं DB जो है वो AC के बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। दूसरा ये होगा कि ये वाला त्रिभुज DBC जो है ये भी BC पर बना है और ACB ये भी BC पर बना है, तो हम लिखेंगे BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा टर्म ये है कि कोण C 90 है और कोण B भी 90 होगा, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो DBC का जो है यहाँ कोण B और ACB का कोण C दोनों 90 अंश है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण C, पहले हमने DBC लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण B, ठीक है, क्योंकि DBC में समकोण बनता है B पर। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए DBC में जो समकोण बनता है वो B पर बन रहा है और ACB में C पर, लेकिन दोनों 90-90 हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं अब कि कोण B कोण C बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 अंश, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे सर्वांग सम। और इसमें हमने शर्त लगाई है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो यहाँ पर ये तीसरा टर्म जो है ये भी सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद हमें जो चौथी चीज़ दी गई है उसको भी देख लेते हैं। तो चौथी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CM बराबर हाफ AB यानी 1/2 AB, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें चित्र की हेल्प लेनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे चौथा जो है नंबर डाल देंगे और अब हम चित्र की हेल्प लेंगे। यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो AB का मध्य बिंदु M है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो है AB वो किसके बराबर है। अगर इसका मध्य बिंदु M है तो AM प्लस MB, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AM प्लस MB के बराबर है, इतना हमने लिखा। लेकिन अगर हम बात करें कि AM और MB दोनों ही बराबर हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि AM MB की जगह पर हम AM लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है मान लीजिए। तो हमने लिखा AM प्लस AM, हम MB को भी AM ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा AM प्लस AM। अब रीज़न दे दिया चूँकि AM जो है वो MB के बराबर है, तो चाहे MB लिख दीजिए चाहे AM, तो हमने MB की जगह पर क्या लिख दिया AM। तो AB बराबर क्या हो गया 2AM, है ना, 2AM। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सिद्ध करने में तो हमें AM चाहिए ही नहीं। अगर हम देखें जो हमें सिद्ध करना है तो उसमें हमें क्या चाहिए MC या CM और AB। तो AB तो हमारे पास है, यदि आप देखें तो AB तो हमारे पास है, लेकिन AM की जगह पर हमें क्या चाहिए CM। तो वैसे हमें पता है कि जितना AM है उतना ही CM है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि AB बराबर 2 और AM की जगह पर हम लिख सकते हैं CM, चूँकि यहाँ पर रीजन देंगे कि जितना AM है उतना ही तो CM है। हमने 2 यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा, फिर ये भी 2 होगा, हमने सभी चीज़ें देखी हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इस 2 को नीचे ले जाएँ तो 1/2 AB हो जाएगा। पहले तो होगा AB/2, तो हम उसे 1/2 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा CM, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन